न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सारिका। और एक सवाल जो इस वक्त पूरा देश पूछ रहा है कि ये कौन है जो कश्मीर को सुलगा रहा है, ये कौन गद्दार हैं जो युवाओं के बीच इस तरह नफरत के भाव भर रहे हैं। और एक शख्स जो कि 12वीं क्लास में 96% नंबर से पास करता है, वो भी तो एक कश्मीरी युवा था, हिंदुस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट का पद पाकर अपने सपने को साकार करता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। लेफ्टिनेंट फयाज के कत्लेआम से जाहिर है आतंकी हर उस शख्स को मिटा देना चाहते हैं जो मुख्य धारा से जुड़ा है, जो भारत के जज्बात से जुड़ता है। हथियारों से लैस आतंकी और पत्थरबाजों की फौज के जरिए दहशत के आका कश्मीर को क्या सुलगाए रखना चाहते हैं? हिंदुस्तान में दहशतगर्दी का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग उठ रही है। अपनी इस खास पेशकश में हम दहशतगर्दी के इन्हीं सुलगते सवालों पर चर्चा करेंगे, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या आतंकियों की तरफ से संदेश है कश्मीरी अवाम को, जो भी उनके खिलाफ होगा उसका यही अंजाम होगा। आतंक के सौदागरों के लिए हर वो कश्मीरी दुश्मन है जो अमन परस्त है। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या उन कश्मीरी नौजवानों को डराने के लिए है जो मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, अपना मुकद्दर खुद तय करना चाहते हैं। दहशतगर्द यही चाहते हैं कि कश्मीरी नौजवान या तो बंदूक उठा लें या फिर पत्थरबाज बन जाएं। फ़ख्र होना चाहिए कि वो एक इंडियन सर्विसेज में वहाँ पे आर्मी में सर्व कर रहा है और वहीं के कुछ इंटरनल किसी की कहने पे उसको अगर मारा गया तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। सर सच बात तो ये है कि अकेले में तो मैं रात को रोया हूँ, क्योंकि ये कभी नहीं हुआ ऐसे जम्मू कश्मीर में। गलत हुआ और जितने आर्मी मैन हमारे वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं, सब गलत हो रहा है। ये दहशतगर्दी से लगातार लहूलुहान हो रही है कश्मीर घाटी। लेफ्टिनेंट फयाज की हत्या के अलावा 6 मई 2017 को कुलगाम में आतंकी हमला हुआ। 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 3 घायल, 3 नागरिकों की मौत हो गई। 3 मई 2017 को शोपिया के पुलिस पोस्ट पर हमला कर 5 राइफल लूटी गई। 1 मई 2017 को कुलगाम में कैश वैन पर हमला हुआ, 5 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 2 बैंक गार्ड की भी हत्या हुई। फौज और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये बिल्कुल तय कर देना है कि ये जो लोग हैं इसको कोई भी मर्सी, कोई भी चीज नहीं दिखानी। कश्मीर में किस तरह अलगाववाद की आग को बढ़ावा दिया जा रहा है, सड़क पर पत्थरबाजी करते कश्मीरी नौजवान उसकी तस्दीक करते हैं। किस तरह कश्मीर दहशतगर्दी की चपेट में है, एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। एनकाउंटर में मारे गए आतंकी फयाज अहमद के जनाजे की तस्वीर है। जनाजे में किस तरह बंदूकें लहराई जा रही हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि फयाज के अंतिम संस्कार के दौरान कई आतंकी हाथ में AK-47 लेकर हवाई फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग के चलते महिलाएं, बच्चे और पुरुष भागते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। आतंकी इसी तरह कश्मीर में दहशत का साम्राज्य कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। आतंकी अगर दहशतगर्दी को फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं तो उससे निपटने की कोशिशों में कहां चूक हो जा रही है, कहां कमी हो जा रही है? आखिरकार देश के उन गद्दारों से हम निपटने में कहां विफल हो रहे हैं? इस पर ही चर्चा करेंगे हम। तमाम मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। इसके अलावा RSN सिंह, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ हर्षदेव हैं, पैंथर्स पार्टी के नेता। इसके अलावा आलोक शर्मा, कांग्रेस नेता भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले RSN सिंह आपसे, ये क्या कश्मीर का एक पहलू है जिसे दिखाने की कश्मीर से ही लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन कश्मीर का एक पहलू वो भी है, शायद महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि हर हाथ में पत्थर नहीं है और उनमें से ही एक फयाज भी थे। नहीं, अगर फयाज के हाथ में पत्थर होता तो उनका कभी मर्डर नहीं होता, क्योंकि वो हिंदुस्तान की सेना में थे, इसीलिए उनका एब्डक्शन हुआ, उनका खून किया गया। और अब देखो ये पत्थरबाज को जो सपोर्ट करने वाले हैं, जो कहते हैं कि ये वतन के लिए कर रहे हैं, तो अगर इस तरह की हिंसा पे उतर आते तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे नैरेटिव क्या चल रहा है। और आप अगर इस बात को मानते हैं कि ये पूरा इंडिजिनस है और ये स्पॉन्टेनियस है, तो ये बताइए तो फिर ये खौफ फैलाने की क्या ज़रूरत है? ये इसको एब्डक्ट करके इन मार्टर को इसीलिए मर्डर किया गया कि बाकी जो लोग हैं वो इतने दहशत में आ जाए कि कोई सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं ज्वाइन करे। नहीं, इसका मतलब यही है कि जो कश्मीर के युवा हैं, जो कश्मीर के भविष्य हैं, BD मिश्रा जी, उनके हाथों में पत्थर ही हो, ये कोशिश यही है। और ये कोशिश ये है कि कोई भी ना सेना में जाए, ना पुलिस में भर्ती हो, और कश्मीर की वो जो एक तस्वीर है जो दुनिया के सामने आनी चाहिए वो ना आए, ताकि अलगाववादियों का दुकान चलती रहे। सबसे पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है क्योंकि लेफ्टिनेंट उमर फयाज
जिस यूनिट के थे, 2 राजरेफ, ये इससे हमारा बहुत क्लोज ताल्लुक है। हम इसके साथ सर्विस कर चुके हैं, हमारा ट्रेनिंग अटैचमेंट था। हमारे 2 बहुत ही अच्छे 2 पीढ़ी के हमारे बहुत अच्छे रिलेटिव्स कमांड कर चुके हैं। तो हमको बहुत अफसोस है उमर फयाज के इस कत्लेआम पर, पहली बात। और दूसरी बात, कश्मीर का नैरेटिव बहुत क्लियर है और उस नैरेटिव में कोई भी कमी नहीं है। वो कमी ये है कि पाकिस्तान और कश्मीर के कुछ अलगाववादी लोग और वहाँ के जो नेता, कुछ नेता हैं, वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और उनका टोटल एम यही है कि भारत की सुरक्षा की जितनी भी हिदायतें हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं। हर्षदेव जी, वो कौन से नेता हैं, वीडी मिश्रा जी जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जो ये होने नहीं दे रहे हैं? या सीधे सीधे कहें कि वो कौन से गद्दार हैं जो कश्मीर में ही बैठे हैं और कश्मीर को सुलगा रहे हैं? देखिए, कश्मीर में एक किस्म से एक कंपटीशन चल रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पे, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ मानते हैं, कि कौन कितना अलगाववादियों के हक में आवाज़ उठाएगा। तो ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिल रहा है। देखिए, पीडीपी ने ये किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। जब पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस वक़्त भी जो मुख्यमंत्री मुफ्ती साहब थे, उन्होंने ये कहा था कि हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इन मिलिटेंट्स का और पाकिस्तान का, कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पीसफुल इलेक्शंस करने में बहुत भारी सहयोग दिया है। और उसके बाद से लेकर आज तक लगातार एक अपीसमेंट पॉलिसी जो है ऐसे तत्वों के प्रति जो है वो फॉलो की जा रही है कश्मीर के अंदर। और एक ओपन स्पेस हम कहेंगे कि इन लोगों को कश्मीर के अंदर जो है अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए दी जा रही है। और हैरानगी की बात यह है कि यहाँ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कर रही है, बीजेपी जो है, बीजेपी इसमें पूरा समर्थन पीडीपी का कर रही है। और कहीं भी उनकी तरफ से जो यहाँ का स्टेट यूनिट है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने कहीं भी इस बात का एतराज नहीं किया कि आपके फैसलों से अलगाववादियों को, उग्रवादियों को, मिलिटेंट्स को जो है वो प्रोत्साहन मिल रहा है। जो हर्षदेव जी कहते हैं, आप उनसे तो इत्तेफाक रखते होंगे कि एक अपीजमेंट पॉलिसी वहां पर हर सरकारों ने अपनाया है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, और जिनके गठबंधन में सरकारें बनी हैं वहां पर। नहीं, मैं समझता हूं कि 2012 की और 2017 की अगर आप कंडीशन की तुलना करेंगे तो आप ये सवाल कांग्रेस से कम नहीं पूछेंगे। 2012 में जितने टूरिस्ट वहां पर गए थे उसमें 92% की गिरावट आई है। और ये जो हुआ है, पीडीपी ने जिस तरह से अलगाववादियों के साथ जब वो विपक्ष में थे तब भी और जब सत्ता में रहे तब भी जिस तरह से हाथ मिलाकर काम किया है, उसी का नतीजा है। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भूमिका के बारे में बिल्कुल जिस तरह के मैं बोल रहा हूँ सारिका जी, जिस तरह के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उनकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। जो भी बयान इस तरह का आए, जो कहीं कश्मीर को तोड़ने की बात करता हो, पाकिस्तान परस्ती की बात करता हो, हम कड़े शब्दों में उन चीज़ों की निंदा करते हैं। लेकिन आज आरोप लगाने का और उसका समय नहीं है। आज जो सत्ताधारी दल हैं उनसे सवाल पूछने का समय है कि भाई राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। आप तो कहते थे कि हम आएंगे और 1 महीने में जम्मू कश्मीर की समस्या को हल कर देंगे, लेकिन 250 दिन कर्फ्यू रहा है, 1300 से ज्यादा बार सीज फायर का वायलेशन हुआ है, शहादत बॉर्डर पर लगातार बढ़ रही है। क्या लगता है कि जो भी कुछ हुआ है उसमें सिर्फ बीजेपी का हाथ है और पहले की सरकारों ने इसको सुलगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है? नहीं, आज ये बात नहीं है। नहीं, देखिए, क्या आज आप 3 साल पहले कौन सरकार रही उससे सवाल पूछेंगे? नहीं, आप सारिका जी सवाल को ट्विस्ट नहीं दीजिए। आज जम्मू कश्मीर सुलग रहा है, सवाल तो ये है ना। देखिए, आलोक शर्मा जी, सवाल ये है कि जो भी सरकार होती है सत्ता में, जो सरकार होती है सत्ता में, वो संभालने की कोशिश करती है, पर विपक्ष में जब होती है तो सुलगाने की कोशिश करती है कश्मीर को। क्या ये सच्चाई नहीं है हर्षदेव जी? कांग्रेस ने सुलगाने की कोशिश की है? अगर एक भी कोई वाकया इस तरह का है तो आप जरूर सवाल करें कांग्रेस से। ये भारतीय जनता पार्टी में ये कहूंगा कि ये ठीक कहा गया है कि केंद्र में भी उनकी सरकार है और जम्मू कश्मीर में भी सरकार है, लेकिन जब उनके हक में जो फैसले लिए गए सरकार द्वारा, जैसे ये कहा गया कि पत्थरबाजों को जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स दिए जाएंगे और उनको कंपनसेशन उनकी फैमिलीज को दिया जाएगा, और बुरहान वानी का भाई जो खालिद मुजफ्फर वानी था, जिसको आर्मी ने ये कहा कि ओवरग्राउंड वर्कर है मिलिटेंट्स का, उसके लिए भी कंपनसेशन का इस सरकार ने ऐलान किया और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल है।
अगर आप इसी तरीके के फैसले जो है वो करते रहेंगे और पत्थरबाजों को इसी तरह प्रोत्साहन मिलता रहेगा, यही भारतीय जनता पार्टी है जो पहले ये कहती थी जब अपोजिशन में थे कि ये पत्थरबाज जो है, क्या पत्थरबाजी की घटनाएं 2010 में नहीं हुई है? आलोक शर्मा जी, क्या 2010 में पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हुई? मैं समझता हूं बिल्कुल सारिका जी, उस समय पर वहां पर घटनाएं हुई और 700 पत्थरबाज अरेस्ट थे। उसको हमने कहा था उस समय पर कि ये टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट की श्रेणी में अरेस्ट थे। लेकिन अभी जो ईद गई है उससे पहले दिन 700 पत्थरबाजों को रिलीज किया गया और ये कहा गया कि ये टेररिस्ट नहीं है, ये मिसगाइडेड यूथ हैं। मैं समझता हूं बीजेपी और पीडीपी ने दोनों ने जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया है। ना इनके पास कश्मीर नीति है, ना पाकिस्तान नीति है। आप बताइए, जो स्कॉलरशिप हमारे समय में शुरू हुई थी उसमें 17,000 स्कॉलरशिप। मैं समझता हूं कि अगर 2012 के तमाम आंकड़े देखेंगे आप, जिस तरह के 2012-13 तक के आंकड़े देखेंगे, वहां पर शांति थी, टूरिज्म बढ़ने लगा था। 2012 में 5.5 लाख टूरिस्ट श्रीनगर में गया था और इस बार 5.5 लाख। आलोक शर्मा जी आपके पास लौटेंगे। पीएस जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जो आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि 2012 तक हालात सामान्य थे और जब से नई सरकार आई है तब से ये सुलग रहा है ज्यादा कश्मीर का मसला? नहीं, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन 1 मिनट में दे दूं। मैं उधर आर्मी कमांडर भी था, मैं कोर कमांडर भी था, मैं एक लेफ्टिनेंट भी था और मैं कैप्टन भी था और मैं एबटाबाद में पैदा हुआ हूं। मुझे पूरा पता है, पूरा जो कश्मीर है उसमें भी मैं रहा हूं, मेरे बटालियंस थे और यही हो रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो हुआ है वो कहाँ शुरू हुआ है। वो सबसे पहले तो आपने देखा है कि हमारे जवानों को उन्होंने मारा है, उनमें हमारे जवानों का उन्होंने पाँव काटे हैं, उसका छाती काटा है। क्या इसको दम है? ये पत्थर छोड़ो, हमें पत्थर नहीं चाहिए, हम खुद अपने पत्थर बना सकते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ये एक बड़ी गलत बात हो रही है और इसको हम बड़ी जल्दी। ठीक है, सुरेश वर्मा जी भी, बीजेपी नेता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेश वर्मा जी, आपको क्या लगता है, ऐसे मुकाम पर आकर लग रहा है क्या कि ये कहाँ आ गए हम साथ चलते चलते, अब आगे का रास्ता जो है वो आपके लिए और मुश्किल भरा और कांटों भरा हो सकता है? रिएक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन इन्होंने सारा दोस्त मरने का प्रयास किया है। बस इतना ही, आपके जो दर्शक हैं उनको याद होगा कि कैसे कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाके वहाँ इंटरव्यू देके साजिश कर रहे थे कि मोदी जी को हटाओ तभी पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे होंगे और हमें ले आओ। रहने के बाद भी सत्ता में, तो ये तो पचा ही नहीं सकते। कश्मीर की हालत खराब हो गई है। महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस की सरकार तो सबसे मजबूत प्रधानमंत्री कंट्री के लिए बेस्ट प्रधानमंत्री वहां पर केक अगर आज कोई है तो ये वो सरकार है जो वहां पर आज है और हमें पूरा भरोसा है। अरे इनको बोलने की बीमारी है, इनको बोलने की बहुत खराब बीमारी है और ये कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत इररिस्पॉन्सिबल प्रवक्ता भी है, के खिलाफ भी जा सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अरे भाई, जम्मू कश्मीर देश चाहता है कि एक्शन हो। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी पहले कहते थे कि माँ बेटे की सरकार की वजह से प्रॉब्लम है। मोदी जी की 2013 का ट्वीट है, हमें याद है, वो कहते थे कि हमारी सेना बहुत कमजोर है इसलिए जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम है। क्या बीजेपी तो इस मुद्दे पर बोले नहीं एक शब्द भी कि नौकरी मत लो, क्योंकि अगर आप नौकरी में जाओगे तो फयाज की तरह मारे जाओगे, या हमारे नौकरी के बेकार की बातें आप कर रहे हैं। ड्रामेबाजी मत कीजिए, जबरदस्ती की सहानुभूति नहीं मिलेगी। 10 लाख लोग बॉर्डर पर अपना घर छोड़े बैठे हुए हैं। आपने देखा उस तरह 250 दिन कर्फ्यू रहा है और आप लोग इस तरह के अभी भी देशभक्ति के राष्ट्रभक्ति के पाठ पढ़ा रहे हैं। हमने 1500 फैमिलीज कश्मीरी पंडितों की श्रीनगर शिफ्ट हुई थी, सारी की सारी वापस आ गई और आज आप लोग किस तरह का पाठ पढ़ा रहे हैं देशभक्ति का? चुप रहोगे तो समस्या का हल हो जाएगा। अरे भाई, आप लोगों ने जो बेड़ा गर्क किया है, कम से कम उससे बाज आइए आप लोग। साजिश मत करो, देशभक्ति का कपटी राष्ट्रवाद को अपने घर पे रखिए जाकर। कश्मीर के लिए रिस्पांसिबल आप हैं। इतिहास की बात मत कीजिए, वर्तमान में रहिए। सुधारने का मौका 2013-14 से जब से आपकी सरकार आई है, जम्मू कश्मीर उगल रहा है, पूरी तरह से उगल रहा है। क्या बैंक लूटे जा रहे हैं? आर्मी को भी इसी लड़ाई में उलझा देने के बाद इसका रास्ता निकलेगा?
तो गद्दारों को जवाब दो। ये देश से ही नहीं, कश्मीर के अंदर से भी मांग हो रही है, जब एक युवा सैन्यकर्मी इस तरह से आतंकवादियों के हाथ मारा जाता है। सुदेश वर्मा जी, क्या आप नहीं मानेंगे कि बेमेल जो आपकी सरकार है, जो गठबंधन है, उसकी वजह से हालात कुछ ज्यादा ही बदहाल हैं? और दो राहे पर आपकी सरकार है, ये तो आप मानेंगे, क्योंकि आपकी सरकार कहती है केंद्र में बैठ के कि हम अलगाववादियों से कोई बातचीत नहीं करेंगे, हर बातचीत कैंसिल कर दी जाती है। और महबूबा मुफ्ती जब आती है प्रधानमंत्री से मिलने तो कहती है कि बातचीत होनी चाहिए अलगाववादियों से। जी, देखिए, मैं चाहूँगा आलोक जी थोड़ा मुझे सुन लें। मैं इनको बड़ा शांति से सुना था, लेकिन सुनने का इनकी हैसियत ही नहीं है। आप बताइए कि आपने बोला गद्दार, क्या मणिशंकर अय्यर गद्दार नहीं है कि जाके आप पाकिस्तान में आप प्लॉट करते हैं कैसे नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए? क्या मणिशंकर अय्यर जम्मू कश्मीर की सरकार को चला रहे हैं या केंद्र सरकार को चला रहे हैं या 56 इंच का सीना चला रहा है? आगे सुनिए, क्या 56 इंच का सीना मणिशंकर अय्यर के सामने कमजोर है क्या? जो सवाल अलगाववादियों पर है उसका उत्तर दीजिए। आप ये बताइए, सुदेश वर्मा जी, सुनिए पहले, सुदेश वर्मा जी मत रखिए, सुदेश वर्मा बोलना बंद करिए, सुनिए। आलोक शर्मा जी, एक बात बताइए आप जरा, जवाब देने आप अभी कह रहे हैं कि ठीक है अलगाववादियों से बात नहीं होनी चाहिए। जब आपकी सरकार थी तो क्या अलगाववादियों को बुलावा नहीं भेजा था मनमोहन सिंह ने? प्रधानमंत्री कैसे हटाया जाए? पाकिस्तान में तय कर रहे थे। मैं समझता हूं हमारी सरकार में जो भी नीति नहीं, जब आप सरकार में होते हैं तब आप नीतियां बनाते हो, जब सरकार में विरोध होते हैं तो कश्मीर को राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्वाभाविक है सारिका जी, स्वाभाविक है कि जो सरकार होगी वो नीति बनाएगी, लेकिन सरकार की कोई नीति ही नहीं है। दिल्ली में केंद्र में बैठकर सरकार कहती है अलगाववादियों से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन राज्य की सरकार कहती है जब आप सरकार में होंगे तो शांति की कोशिश करेंगे। उनको आपको जो सजा देनी है वो सजा दीजिए, लेकिन मणिशंकर अय्यर जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं चला रहे। आप मणिशंकर अय्यर ने अगर कोई बयान दिया है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। आप पहले बोलिए कि वो मैं कह रहा हूं पूरी तरह से कंडेम करता हूं, उनको ये बात नहीं बोलना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आप जम्मू कश्मीर में हालात कब खिलाफ हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर में आप लोगों की क्या नीति है? राजनीति की एक तरह से कहते हैं कि वो आ जाता है, वहां पर एक स्टॉपर आ जाता है। इसी राजनीति को पहले खत्म करना होगा और संवाद अगर कश्मीर में सबसे करना होगा तो संवाद शायद राजनीतिक पार्टियों को खुद से भी करना होगा, तब जाकर इस समस्या का कुछ हल निकलेगा। आप सभी मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।